सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हुई कि 1909 के अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि यहाँ पे इन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी और ये ही देश के विभाजन का आधार बना। क्या? पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली क्या है, आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये समझ लो कि 1909 के अधिनियम द्वारा पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। ब्रिटिश सांसद सर अरुंडेल की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश के आधार पर ब्रिटिश संसद ने मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से 1909 का अधिनियम पारित किया। किसकी अध्यक्षता में? सांसद कौन था? प्रस्ताव लाया था सर अरुंडेल, है ना। इसकी अध्यक्षता में, मतलब इस सुधार का अध्यक्ष इसे बनाया गया था, किसको? सर अरुंडेल को। इसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश संसद ने मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से 1909 का अधिनियम पास कर दिया। अब ये तो हो गई इसकी पृष्ठभूमि। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें प्रावधान क्या किए गए थे, हुआ क्या था इस एक्ट से। अब देखो 1909 के अधिनियम के प्रमुख प्रावधान। तो 1909 के अधिनियम द्वारा क्या किया गया था? इस एक्ट द्वारा भारत में पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी, अर्थात मुस्लिम मतदाता किसी गैर मुस्लिम प्रतिनिधि को वोट नहीं देगा तथा हिंदू मतदाता किसी गैर हिंदू प्रतिनिधि को वोट नहीं देगा। और इस एक्ट ने ही भारत में सांप्रदायिकता का बीजारोपण किया, जिसकी अंतिम परिणति पाकिस्तान निर्माण के रूप में हुई। अब देखो, पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का अर्थ है कि मुसलमानों में से सिर्फ मुसलमान ही प्रतिनिधि खड़ा होगा, है ना, और हिंदुओं में से सिर्फ हिंदू ही प्रतिनिधि खड़ा होगा, और हिंदुओं को वोट देने का अधिकार सिर्फ हिंदू प्रतिनिधि को ही होगा, और मुसलमानों में से वोट देने का अधिकार सिर्फ मुसलमानों को प्रतिनिधि को ही होगा। मतलब मुसलमानों के लिए मुस्लिम प्रतिनिधि ही खड़ा होगा और जिसके वोटर्स सिर्फ मुस्लिम ही होंगे, और हिंदुओं में सिर्फ हिंदू प्रतिनिधि खड़ा होगा जिसके वोटर्स सिर्फ हिंदू ही होंगे। मतलब मुसलमान हिंदू को वोट नहीं दे सकता और हिंदू मुसलमानों को वोट नहीं दे सकते। यही है पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। तो इसने क्या किया दोस्तों, इसने क्या किया, अब हिंदू और मुसलमानों को पूरी तरह अलग कर दिया। भाई हम जिसको वोट देंगे वही हमारे विकास को आगे बढ़ाएगा ना। तो अगर हम एक मुसलमान को वोट दे रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारी उम्मीदें भी एक मुसलमान से ही रहेंगी, हम हिंदू को वोट दे रहे हैं तो उम्मीदें भी हिंदू से ही रहेंगी। मतलब दोनों के हित ही अलग अलग हो गए। एक तो पहले से 1906 में मुस्लिम लीग बन चुकी थी, और दूसरा क्या किया इन्होंने, मतलब पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लागू कर दी, जिसने क्या किया, पाकिस्तान निर्माण की जड़ यहाँ पे बो दी थी। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। इस एक्ट ने प्रतिनिधि सरकार का आरंभ किया, लेकिन यह प्रतिनिधि तो सांप्रदायिकता पर आधारित था। प्रतिनिधि सरकार का आरंभ तो कर दिया इसने, कुछ मतलब भारतवासियों को सरकार बनाने की छूट दी, लेकिन यह सब प्रतिनिधित्व सरकार किस पे आधारित थी? सांप्रदायिकता पर आधारित थी। इस एक्ट के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद की सदस्य संख्या को बढ़ाकर 69 कर दिया गया, जिसमें 37 सरकारी और 32 गैर सरकारी सदस्य थे। देखो जो केंद्र में विधान परिषद होती थी जो केंद्र में विधान परिषद होती थी उसकी सदस्य संख्या को बढ़ाकर अब कितना कर दिया? 69 कर दिया गया। इसमें से 37 सरकारी सदस्य थे, सरकारी मतलब अंग्रेज होते थे, और 32 गैर सरकारी मतलब जो अंग्रेज नहीं होते थे। ठीक है, तो 37 और 32 सदस्य ऐसे थे। इस एक्ट के द्वारा पहली बार इंग्लैंड में स्थित भारत परिषद को भारतीयों को सम्मिलित किया गया तथा केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्राम को इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में नियुक्त होने वाले पहले सदस्य बने। देखो भारत परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1858 के एक्ट में की गई थी ना, जिसे गुड गवर्नेंस एक्ट भी कहते हैं। तो इस भारत परिषद किया गया। इस भारत परिषद एक्ट में पहली बार, जिसमें 15 सदस्य होते थे, हमने वहाँ पे पढ़ा था, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्राम, ये 2 सदस्य ऐसे थे जिसे भारत परिषद का सदस्य बनाया गया था। तो कौन थे दोस्तों? इनका नाम आपको याद रखना है, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्राम। ये 2 सदस्य ऐसे थे जिन्हें भारत परिषद का सदस्य पहली बार भारतीय सदस्य थे जिनको इसका सदस्य बनाया गया था। इसके आगे क्या किया गया? एक्ट के दौरान इस एक्ट के द्वारा भारतीयों को बजट पे चर्चा करने और लोकहित के मुद्दों पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन बजट पर मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया। भारतीयों को थोड़ा सा अधिकार अब दे दिया गया है। क्या मतलब भारतीयों को गोली देने की कोशिश की जा रही है कि हाँ हम आपके लिए ही काम कर रहे हैं। तो इसमें भारतीयों को थोड़ी सी गोली क्या दी गई? एक तो बजट पर सिर्फ चर्चा करने का और सिर्फ प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन बजट पर मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया। दोस्तों जैसे कि आज संसद में कोई भी प्रस्ताव आता है उसको पारित होने के
लिए बहुमत की आवश्यकता होती है ना, मतलब संसद के सदस्यों को बहुमत चाहिए होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, मतलब ये सरकार भी हमारे लिए बना रहे हैं, बजट हमारे लिए ला रहे हैं, काम हमारे लिए कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमारी ना कोई सलाह मांगी जा रही है और ना ही कोई सुझाव मांगा जा रहा है और ना ही हमें वोट करने का अधिकार है। तो देखो दोस्तों, 1909 के अधिनियम में क्या क्या मेन बातें हुई। सबसे पहले 1909 का अधिनियम आते ही हमको याद आना चाहिए सांप्रदायिक पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति, हिंदू और मुसलमानों को इसने अलग अलग कर दिया। दूसरा, प्रतिनिधि सरकार का इसने जनक हुआ। केंद्र में विधान परिषद की स्थापना की गई, मतलब विधान परिषद तो थी, उसकी सदस्य संख्या बढ़ाकर अब 69 कर दी गई। पहली बार क्या हुआ, इंग्लैंड में जो भारत परिषद थी उसमें 2 भारतीय सदस्यों की नियुक्ति की गई। कौन कौन से, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्राम। और भारत परिषद में नियुक्त और क्या किया गया, भारतीयों को बजट पे प्रश्न पूछने और चर्चा करने का अधिकार दिया गया, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया। अब दोस्तों हम, चलो ये नहीं है कि सिर्फ हम इंग्लैंड की बुराइयाँ ही बुराइयाँ पढ़ रहे हैं, हम उन्होंने भारत में जो भी काम किए उसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ज़रूरी, अब जो भी कोई काम किया जाता है उसमें कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, कुछ बुरी बातें भी होती हैं, तो ऑब्वियसली हमें दोनों चीज़ों का अध्ययन करना चाहिए। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, देखो पहले नकारात्मक प्रभाव पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को विखंडित करने की योजना इनके सफल रही थी। जो 1909 का अधिनियम था उसे ही आगे जाके भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को विखंडित कर दिया था। क्यों? क्योंकि उसने हिंदू और मुसलमानों को अलग कर दिया था। दूसरा है, मुस्लिम लीग को और अधिक सांप्रदायिकता की राजनीति का माहौल दे दिया। देखो पहले से हिंदू और मुसलमानों में दरार पड़ना स्टार्ट हो गई थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी और इन्होंने पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लाकर क्या किया, मुस्लिम लीग को और अधिक सांप्रदायिक राजनीति का माहौल दे दिया। इसके पश्चात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन प्रमुख रूप से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मन से संचालित होने लगा, जिसमें सहयोग की अपेक्षा द्वेष की राजनीति ज़्यादा आ गई। अब क्या होने लगा, पहले भारत का राष्ट्रीय आंदोलन एक ही दिल के हाथ में था, कांग्रेस ही सारे भारत का प्रतिनिधित्व करती थी। पर अब क्या हो गया, अब 2 दल हो गए, हिंदुओं के लिए हो गया कांग्रेस और मुसलमानों के लिए हो गया मुस्लिम लीग, है ना। तो अब 2 अलग अलग दल हो गए और दोनों में कोई तरह का सहयोग नहीं था। ये बात नहीं है कि अलग दल हो गए, कोई बात नहीं, चलो 2 दल, 2 सारे जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन इनमें द्वेष की भावना थी, ठीक है। तो ये तो हो गए नकारात्मक प्रभाव, मतलब आंदोलन, मतलब राष्ट्रीय आंदोलन को विखंडित कर दिया, सांप्रदायिक राजनीति बना दी उन्होंने और मतलब देश को 2 भागों में बांट दिया। अब सकारात्मक प्रभाव क्या थे, इस एक्ट के द्वारा संसदीय व्यवस्था की तरफ से एक सकारात्मक कदम माना जाता है, क्योंकि पहली बार भारतवासियों को भारत परिषद में स्थान दिया गया तथा उन्हें केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों को प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। सकारात्मक कदम ये मान सकते हैं दोस्तों कि पहली बार भारत में इसमें एक सकारात्मक कदम यह है कि पहली बार भारत परिषद में भारतीयों को स्थान दिया गया। संसदीय व्यवस्था की तरफ एक कदम माना जाता है, क्योंकि भारत परिषद में भारतीयों को स्थान दिया गया, मतलब जिन लोगों के लिए शासन बना है उनको मतलब कुछ रूल करने का अधिकार उन्होंने दे दिया। और केंद्रीय विधान परिषद में भी कम से कम भारतीयों की बात बोलने का तो मौका दिया गया। चलो वो उस पर विचार करते हैं कि नहीं करते, ये तो अंग्रेज़ों की मर्जी है, लेकिन कम से कम भारत अपनी सलाह तो रख सकते हैं, मतलब विचार तो पेश कर सकते हैं, मतलब उनको पता तो चले कि हाँ इन लोगों की ये प्रॉब्लम्स है। तो ये सब बातें हम इसको सकारात्मक प्रभाव के रूप में ले सकते हैं। तो ये था दोस्तों 1909 का मार्लियामेंटो एक्ट। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे 1919 का और 1935 का अधिनियम। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिन भी दोस्तों को ज़रूरत है, जो वे पढ़ाई करना चाहते हैं उन तक पहुँचाएँ और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।